नमस्कार दोस्तों, अपन जो है ठोस अवस्था डिस्कस कर रहे थे। तो ठोस अवस्था में अपन ठोसों का वर्गीकरण कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है वो अपन ने बात की थी, तथा अपन ने ठोसों का वर्गीकरण भी किया था। अपन ने दो आधार थे अपने पास ठोसों के वर्गीकरण के। उसमें एक में अपन ने बात की थी अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, और आज अपन ने बात जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में अपन ने बात की थी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, अपन जो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण दो प्रकार का था। उसमें अपन ने ठोसों को दो प्रकार से पढ़ा था, एक था क्रिस्टलीय और दूसरा था अक्रिस्टलीय। उसमें अपन ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की परिभाषा, उनके उदाहरण तथा अपन ने बात की थी कि कैसे अपन क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो इस क्लास के लास्ट में अपन क्वेश्चन लिखेंगे। तो उन क्वेश्चन में मैं आपको जो है उस क्वेश्चन को दे दूंगा, आप सोल्व करेंगे। आपके समझ में आएंगे तो अच्छी बात है, और यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अपन जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे आज लास्ट क्लास में अपन ने किया था उसी प्रकार से उस क्वेश्चन का भी अपन सॉल्यूशन तैयार करेंगे। एक फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप टॉपिक के गहराई में घुस सकें, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ताकि मेरी जो ये मेहनत है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के उनके काम आ सके, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ये मैं फ्री में आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एनर्जी जो लगा रहा हूं उस एनर्जी का सभी को फायदा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने व्हाट्सएप फ्रेंड, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको व्हाट्सएप पे लिंक भेजें, उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें, उनको बोलें कि आप देखें वीडियो को, ताकि ये जो सूचना है वो सभी के पास पहुंचे और प्रत्येक टॉपिक की जो है सभी के साथ क्लियर हो सके। चलो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, यदि अपन बात करें तो अपन बात कर रहे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो आज अपन बात करेंगे इस क्लास के अंदर क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय, जिसको अमरपस भी बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। यदि अपन बात करें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की, तो ध्यान से सुनना बेटा, प्रत्येक अंतर को समझेंगे। पहले अपन बात करते हैं गुणधर्म, दूसरा अपन बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की कि वो गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस में कैसा है, और उसकी बाद में अपन बात करेंगे कि वही गुणधर्म अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे होता है, किस प्रकार से पाया जाता है। यदि अपन बात करें, एक अपन लेते हैं क्रम संख्या। यदि अपन बात करें इनकी, तो अपने पास ये गुणधर्म रहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में वो गुणधर्म कैसा है और अक्रिस्टलीय ठोस में गुणधर्म कैसा है। कुछ लोग बोलेंगे सर क्रम संख्या की क्या, बेटा आप क्रम से पढ़ोगे तो आपको जो है याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। चलो अपन बात करें सबसे पहले गुणधर्म की। यदि अपन पहले ही गुणधर्म की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं आकृति की। ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुनना, तभी वो स्टेटमेंट समझ में आएगा, अन्यथा वो स्टेटमेंट आपके समझ में नहीं आएगा। स्टेटमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड है। जैसे अपन बात करें आईआईटी नीट की, तो आईआईटी और नीट में एसिरेशन रीजन जो क्वेश्चंस आते हैं कारण बताओ वाले, दो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, दो तथ्य आपको दिए जाते हैं, उनमें आपको बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि आप उनको ढंग से पढ़ते हो तो वो तथ्य आराम से क्लियर हो जाते हैं। यदि आप ढंग से उनको नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, और उसमें आप गलत करे बैठोगे। ध्यान से सुनना, मैं कौन से गुणधर्म की बात कर रहा हूं, आकृति की मैं वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस की यदि अपन बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होती है। ध्यान से सुनना, क्रिस्टलीय ठोस की आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। यदि अपन बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस की भी आकृति निश्चित होती है। वापिस ध्यान से सुनना, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमने तो
पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, और आप बोल रहे हो कि आकृति निश्चित होती है। तो बेटा अपन ने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ठोसों की आकृति निश्चित होती है, चाहे क्रिस्टलीय हो चाहे अक्रिस्टलीय हो। यहां कौन सी आकृति की बात हो रही है? ज्यामितीय आकृति की। कौन सी आकृति की बात हो रही है? ज्यामितीय आकृति की। लेकिन यदि अपन बात करें केवल आकृति की, तो केवल आकृति में क्रिस्टलीयों की भी निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की भी कैसी होती है? निश्चित। तो यदि मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं गुणधर्म की क्रिस्टलीय ठोस की, तो ज्यामितीय आकृति, ये ज्यामितीय वर्ड नहीं आएगा तो फिर पूरी दिक्कत आ जाएगी। ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, किसकी होती है? क्रिस्टलीय ठोस की। एक क्रिस्टलीय में यदि अपन बात करें तो ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है या निश्चित? ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एक क्रिस्टलीय ठोस की। एक क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। यह अपन ने बात की थी किसके आधार पर? अवयवी कणों की निश्चित पैटर्न में व्यवस्था के आधार पर अपन ने बात की थी। अपन इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और कैसे ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ज्यामितीय आकृति निश्चित का मतलब षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय इस प्रकार की होगी, उसकी इस प्रकार की कोई भी आकृति नहीं होगी, क्योंकि अवयवी कण है वो निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके अंदर ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है क्योंकि अवयवी कण जो है वो निश्चित पैटर्न के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यदि दूसरे पॉइंट की बात करें गणना की, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा? गणना की। यदि गणना का मतलब बात करें तो वैसे अपन एक्सप्लेन सभी जानते हैं। गलनांक क्या होता है? जिस ताप पर वो पिघलना शुरू कर दे उसको अपन बोलते हैं उसका गलनांक। यदि अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस पॉइंट को बाद में लिखेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण, एक ही प्रकार के अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था के अंदर क्या थे बेटा? व्यवस्थित थे। यदि उस ठोस को अपने को द्रव में बदलना है, तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो उनके मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम होने के कारण से ठोस है वो किस में बदल जाएंगे? द्रव में। चलो इसकी बात करें, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होगा या अलग अलग? जब एक ही प्रकार के अणु हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या रहेगा? समान रहेगा। और समान रहेगा तो इनके मध्य और इसके मध्य भी समान, इसके मध्य और इसके मध्य भी समान, इसके मध्य भी समान, इसके मध्य और इसके मध्य भी समान रहेगा। यदि आकर्षण बल समान है तो तापमान अलग अलग देना पड़ेगा या एक ही तापमान पर आकर्षण बल कम हो जाएगा? वेरी गुड। इसका मतलब इनका गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। यदि अपन इसकी बात करें तो अपन बात कर सकते हैं बेटा, इसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक पैटर्न के अंदर व्यवस्थित नहीं होते। कहने का मतलब छोटे के बाद बड़ा, बड़े के बाद छोटा, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होगा या अलग अलग? आकर्षण बल अलग अलग होगा, तो आकर्षण बल अलग अलग होगा तो उसको तोड़ने के लिए एक ही तापमान की आवश्यकता होगी या अलग अलग तापमान की? अलग अलग तापमान की आवश्यकता होगी। इसका मतलब कोई 5 डिग्री सेल्सियस पे टूटेगा मान लेते हैं, तो कोई 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोई 15 डिग्री। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं गलनांक कितना हो गया? 5 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गई बेटा? ताप की परास। वेरी गुड। यदि अपन बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, और यदि एक क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो एक क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात ताप की परास होती है। यदि अपन बात करें इसकी तो अपन बोल सकते हैं कि गलनांक क्या होता है बेटा? गलनांक निश्चित होता है। कहने का मतलब एक फिक्स तापमान होता है, उसी पे ये सारे के सारे बंद जो है वो आकर्षण बल जो है वो टूट जाएगा, कम हो जाएगा, और वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यदि एक क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें तापमान जो है वो निश्चित नहीं होता है, ताप की परास होती है। यदि अपन इसकी बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि गलनांक निश्चित
नहीं होता है। अर्थात ताप की एक प्रास, प्रास का मतलब रेंज, रेंज का मतलब एक निश्चित नहीं होकर 15 से लेकर 5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गलना के बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो इनमें अंतर बता रहे हैं, अलग अलग गुणधर्म है। यदि अपन अगले की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं गलन उष्मा की। कुछ लोग बोलेंगे बेटा कि गलनांक और गलन उष्मा में क्या अंतर है, ध्यान से सुनना। एक है तापमान और दूसरे है उष्मा। तापमान और उष्मा कभी भी समान नहीं होते। तापमान क्या होता है, किसी के ठंडापन और गर्माहट को मापने की इकाई है, और उष्मा क्या है बेटा, ऊर्जा का रूप। ऊर्जा अलग चीज है, और यदि इकाई की बात करें तो इकाई अलग चीज है, कि ये कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसको मापने की इकाई को अपन क्या बोल रहे हैं, तापमान। और यदि अपन बात करें कि इस तापमान को कम ज्यादा करना है तो अपन क्या देंगे, उष्मा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उष्मा। और उष्मा और तापमान दोनों अलग अलग हो गए। यदि अपन बात करें गलन उष्मा की तो वही चीज यहां लागू होगी। कहने का मतलब उसको कितनी ऊर्जा दे कि उनका आकर्षण बल जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो किस में बदल जाए, द्रव में। यदि अपन इसकी बात करें गलन उष्मा की तो इसकी गलन उष्मा कैसी होगी, गलन उष्मा निश्चित नहीं होगी। वही कारण है कि निश्चित होगी, वही कारण है, क्या कारण है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है, समान है, और एक ही उष्मा पे वो क्या बदल जाएंगे, आकर्षण बल कम हो जाएगा और ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव के अंदर। यदि इसकी बात करें तो इसकी बात कर सकते हैं गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है, कौन से की, किसलिए ठोस की, और एक किसलिए ठोस की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। यदि अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यदि अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो अपन बात कर सकते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें तो ये कैसे होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लंबी श्रृंखला में एक प्रकार के अणु जो है वो पुनरावर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब कैसे हैं, दीर्घप्रासी व्यवस्था। इसमें कैसी होगी, दीर्घप्रासी व्यवस्था। और यदि इसकी बात करें तो इसमें कैसी होती है बेटा, लघुप्रासी व्यवस्था। इसका मतलब लघुप्रासी व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि अवयवी कण कोई निश्चित पैटर्न में, छोटे के बाद बड़ा आ गया, फिर दो बड़े एक जैसे आ गए, फिर छोटा आ गया। कहने का मतलब कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, तो उसको अपन ने बोल दिया लघुप्रासी व्यवस्था, और इसको बोल दिया ये कैसी होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अगला अपने पास गुणधर्म है। यदि अगले गुणधर्म की अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं कि जो प्रकृति की, ठोस की प्रकृति। नेक्स्ट है अपने पास ठोस की प्रकृति। यदि ठोस की प्रकृति की बात करें तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक ठोस या आभासी ठोस। वास्तविक का मतलब वो वास्तव में ठोस है, आभासी का मतलब आभास करवा रहा है, वास्तव में वो ठोस नहीं है। कोई द्रव था, उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया तो वो किस में बदल गया, ठोस के अंदर। यदि अपन बात करें तो इसकी बात कर सकते हैं कि ये कैसा है बेटा, वास्तविक ठोस। कौन सा, यदि अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो ये कैसा होता है, वास्तविक ठोस। और यदि अपन बात करें एक क्रिस्टलीय ठोस की तो इनको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। कहने का मतलब कोई द्रव था, उसको बहुत ही ज्यादा, अतिशीतित का मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया है, तो जिसके कारण से वो किस में बदल गया, ठोस के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव, या इसको बोला जाता है आभासी ठोस। क्या बोला जाता है, आभासी ठोस। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कौन सा है, एक क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में ठोस है, जैसे धातु है वो वास्तव में ठोस है, आप उसके मुक्का मारो वो टूट जाएगी क्या, नहीं टूटेगी, कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। जैसे कांच की बात करें,
कांच कैसा था, एक इसलिए ठोस, उसमें यदि आप मुक्का मारोगे तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। और अपन ने बात भी की है कि कांच कैसे बनाया, क्वार्ट्ज को बहुत ज्यादा गर्म किया, द्रव में बदला, और द्रव को बहुत ही ज्यादा क्या किया, ठंडा किया। तो इसका मतलब वो द्रव था, लेकिन वो ठंडा करने पे किस में बदला है, ठोस के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस। नेक्स्ट बिंदु की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट बिंदु में अपन बात कर सकते हैं कौन सा गुण, विदलन गुण। अगले वाला गुणधर्म जो है वो कौन सा है, विदलन गुण। विदलन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, विदलित करना मतलब तोड़ना। अब ठोस है तो ऐसे तो टूटेंगे नहीं, तो किससे तोड़ोगे, धारदार औजार द्वारा। अब धारदार औजार द्वारा तोड़ोगे तो नई सतह प्राप्त होगी, तो धारदार औजार द्वारा काटने पर प्राप्त नई सतह कैसी होगी बेटा, चिकनी और सपाट। कैसी प्राप्त होती है इनकी, चिकनी और सपाट। यदि इसकी बात करें तो इसको धारदार औजार द्वारा काटने पर प्राप्त नई सतह चिकनी और सपाट नहीं होगी। अर्थात खुरदरी होती है, चिकनी और सपाट नहीं होती है। कैसी होगी बेटा, खुरदरी होती है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे लकड़ी को काटेंगे धारदार औजार द्वारा तो उसकी सतह जो होगी वो कैसी होगी, खुरदरी होगी। तभी अपना जो बढ़ई होता है वो उस पर क्या देता है, रद्दा देता है, और उसको क्या करता है, चिकना करता है। इसका मतलब वो कैसी थी, जब उसको काटा तो वो कैसी प्राप्त हुई अपने को, चिकनी और सपाट नहीं थी, अर्थात कैसी थी, खुरदरी। और यदि अपन इसको धातु को काटे किसी धारदार औजार से तो आप चेक करना जो नई सतह आएगी वो एकदम चिकनी और कैसी होगी, सपाट होगी। नेक्स्ट वाला गुणधर्म यदि अपन बात करें, नेक्स्ट वाला गुणधर्म सातवां गुणधर्म है अपने पास, कौन सा है, देशिकता। यदि अपन बात करें तो ये होता है विषम देशिक। याद रखना बेटा, ये होते हैं विषम देशिक और ये होते हैं कैसे, समदेशिक। जो होते हैं वो समदेशिक होते हैं और किस लिए जो होते हैं वो विषम देशिक होते हैं। तो कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये देशिकता क्या होती है, ये समदेशिक क्या है और विषम देशिक क्या है। ये बात जो है अपन अभी आगे बात करेंगे, इस टॉपिक को लिखेंगे, ठीक है। जब इसको लिख लेंगे उसके बाद अपन जो है समदेशिक, विषम देशिक और देशिकता को एक्सप्लेन करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि बाकी चीजें तो आप जानते हो लगभग और बहुत आसान भी है। तो ये गुणधर्म थोड़ा सा आप लोगों ने सुना नहीं है, और सुना नहीं है तो उसको अपन अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जो है वो इसका नोट्स बना लें। इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, खासकर ये देशिकता जो अपन बात कर रहे हैं इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है। बाकी ठोस की प्रकृति ये भी अपने को कारण पता होना चाहिए। अवयवी कणों की व्यवस्था, दीर्घप्रासी लघुप्रासी ये पता होनी चाहिए। गलन उष्मा, गलनांक, आकृति, ठीक है। आकृति में आप ध्यान रखें, ज्यामितीय आकृति की बात होती है। केवल आकृति की बात करें तो दोनों ही ठोसों की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि अपन ने सबसे पहला गुणधर्मी ठोसों में यही पढ़ा था कि ठोसों का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं देशिकता की, फिर बात करेंगे समदेशिक, फिर बात करेंगे विषम देशिक, फिर बात करेंगे समदेशिक क्यों होते हैं, विषम देशिक क्यों होते हैं, उसकी बात करेंगे। देशिकता वर्ड को अपन समझेंगे, बहुत ही आसान है। जब आप समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको बोला था कि विज्ञान में आप पहला काम यही करें कि आप उस वर्ड को पकड़ें।
वर्ड का अर्थ समझें। यदि वर्ड का अर्थ आपने समझ लिया तो आपको वो जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं, देशिकता कौन से वर्ड से बना है? दिशात्मक। दिशात्मक मतलब ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता, उष्मा चालकता आदि का मान सभी दिशाओं में, आदि के मानों का मापन सभी दिशाओं में क्या कहलाता है? देशिकता। पहले परिभाषा लिख रहा हूं, ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे। चाहे विद्युत प्रतिरोधकता ले सकते हो, विद्युत चालकता की बात कर सकते हो, और उष्मा चालकता आदि के मानों का सभी दिशाओं में, मेन चीज क्या है? सभी दिशाओं में मापन देशिकता कहलाता है। कौन सा गुणधर्म हो गया बेटा? देशिकता। पहले अपन ने देशिकता वर्ड को समझा है। ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, और अपन उष्मा चालकता की भी बात कर सकते हैं। एक ही बात है। ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता और उष्मा चालकता आदि के मानों का सभी दिशाओं में मापन क्या कहलाता है? देशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? देशिकता। वापिस ध्यान से सुने, फिर इस परिभाषा को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देशिकता का मतलब दिशा से। किसे मतलब है? दिशा से। इसका मतलब सभी दिशाओं में मान निकालेंगे, सभी दिशाओं में मान निकालेंगे तो जो मापन करेंगे उस मापन को ही क्या बोला जाता है? देशिकता। अब आप समझ गए होंगे, दो वर्ड अपन ने यूज किए हैं। एक होता है समदेशिक। कौन सा गुणधर्म है? समदेशिक। सम का मतलब समान, इसका मतलब सभी दिशाओं में मान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यदि सभी दिशाओं में मान समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? समदेशिक। डेफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं। ठोसों के भौतिक गुण, बहुत ही आसान है, ऊपर वाली परिभाषा में यही है। अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता और उष्मा चालकता आदि का मापन सभी दिशाओं में, आदि के मानों का मापन सभी दिशाओं में समान होता है। तो इसे समदेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समदेशिक कहते हैं। ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता और उष्मा चालकता आदि के मानों का मापन सभी दिशाओं में समान होता है तो इसे समदेशिक कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या है? कौन से ठोस का गुणधर्म है ये? अभी अपन ने टेबल में बात किया था। कौन से का है? एक क्रिस्टलीय ठोस। जितने भी एक क्रिस्टलीय ठोस है सारे के सारे समदेशिक है। सर समझाइए कैसे होते हैं समदेशिक? ध्यान से सुनना। ये डस्टर जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का। लकड़ी कौन सा ठोस है? एक क्रिस्टलीय। सर ये समदेशिक कैसे हुआ? ध्यान से सुनना बेटा, मैं समझा रहा हूं।
इधर तार लगाया, इधर तार लगाया, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो प्रतिरोधकता कितनी हुई? अनंत। क्योंकि R बरोबर क्या होता है? रो L अपॉन ए। ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। लेकिन यदि अपन बात करें तो इसमें कभी भी करंट पास नहीं होगा, और यदि कभी भी करंट पास नहीं होगा तो अनंत है, और अनंत है मतलब इस दिशा में अनंत है। इस साइड लेते हैं, इधर तार लगा दिया, इधर तार लगा दिया, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। करंट पास नहीं हो रहा मतलब प्रतिरोधकता अनंत है। क्या इस दिशा में इस दिशा में समान है? मैंने एक तार इस कॉर्नर पर, एक तार इस कॉर्नर पे लगाया, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। करंट पास नहीं हुआ इसका मतलब प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत, और प्रतिरोध अनंत है। इसका मतलब इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में समान हुआ। इधर से इधर लगा दिया, करंट पास होगा क्या? ऐसे लगाया दो तार, करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इस साइड में भी क्या है? अनंत है। समझ में आया क्या? मतलब सभी दिशाओं में समान है, और समान है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? समदेशिक। यदि अपन दूसरा लें विषमदेशिक, ध्यान से सुनना, यदि विषमदेशिक की बात करें तो विषमदेशिक का मतलब क्या होगा? अलग अलग दिशाओं में मान क्या होगा? अलग अलग। ध्यान से सुनना, ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता, और उष्मा चालकता आदि के मानों का मापन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, तो इससे विषमदेशिक कहते हैं। उदाहरण की यदि अपन बात करें तो अपने पास हो गए जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं। टेबल में अपन ने बात की थी क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदेशिक। ये कंफ्यूजन करता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्रिस्टलीय अपने को अच्छा लगता है, अपने को लगता है सब समान समान टाइप का है, लेकिन क्रिस्टलीय कैसा है? विषमदेशिक। याद रखें, क्रिस्टलीय कैसा है? विषमदेशिक। याद रखें, वापिस बोल रहा हूं, क्रिस्टलीय कैसे हैं? विषमदेशिक। और एक क्रिस्टलीय कैसे हैं? समदेशिक। एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये धातु का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है तो वही अपन लेते हैं R बरोबर रो L अपॉन ए। इधर से इधर तार लगाया, सोच लो ये धातु का है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला होगा और लंबाई ये होगी, दिख रही है सभी को? तो ये ले लेते हैं R1 बरोबर हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। मैंने इस साइड में ले लिया, यदि इस साइड में ले तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होगा और लंबाई ये वाली होगी, तो ये हो गया R2 बरोबर रो L2 डिवाइड बाई A2। क्या R1 और R2 बरोबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब इस दिशा में और इस दिशा में क्या मान अलग अलग है या समान है? अलग अलग है, तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? विषमदेशिक। समझ में आया बेटा? तो इसको आप जो है नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इसमें ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस अपन जो है अगली क्लास में मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन एक साथ अपन सोल्व करेंगे, किसलिए के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई समस्या होगी तो अपन क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी है रामेश्वरम क्लासेज के, तो उस पर भी आप जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।